Hello aspirants, welcome to all of you. Here I am representing second part of subject verb agreement. First part we have already done and we have studied 8 rules. Approximately 8 rules जो थे हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में. Right now in second part of this video subject verb agreement हम rest of the rules, further rules हम इसमें discuss करने जा रहे हैं. So our rule number 9th is also related to more than one subject. हमारे पास रूल नंबर 8 में जो हमने पढ़ा था कि 2 ही सब्जेक्ट थे, यानी कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट थे. ठीक है जी, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होने का मतलब क्या है? अगर हम दोनों को काउंट कर रहे हैं तो बीच में कंजंक्शन कौन सा यूज़ कर रहे थे? एंड यूज़ कर रहे थे. ठीक है, और एंड कंजंक्शन यूज़ करने का मतलब क्या है? पहली बात तो कंजंक्शन क्या होता है? 2 वर्ड्स को या 2 फ्रेजेस को ज्वाइन करने वाला जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन. तो अगर हमने एंड कंजंक्शन यूज करा था तो हमने कौन सी वर्ब यूज करी? प्लूरल. क्योंकि एंड कंजंक्शन यूज करने का मतलब है कि दोनों ही सब्जेक्ट क्या हैं? इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. दोनों ही क्या हैं? दोनों पे ही फोकस करते हुए तो प्लूरलिटी शो हो रही है. 2 का मतलब क्या है? प्लूरलिटी. तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी. ठीक है जी, पर यहाँ पे अभी हम कंजंक्शन चेंज करने वाले हैं. इन ग्रामर, इन इंग्लिश ग्रामर वी हैव अ रूल कि अगर 2 सब्जेक्ट के बीच में एंड की जगह कोई और कंजंक्शन आता है, फॉर एग्जांपल अगर एज वेल एज कंजंक्शन आ जाता है, देखिए काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ से लिख रही हूँ कि अगर सब्जेक्ट 1 के बाद आता है एज वेल एज और उसके बाद आता है सब्जेक्ट 2, या फिर आता है विद, या आता है टुगेदर विद. सबका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट 1 जो है, कोई भी अगर यहाँ पे हम वर्ब की बात करें, एनी वर्ब वी आर टॉकिंग अबाउट, कि कोई वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म करी जा रही है, राइट. तो सब्जेक्ट 1 भी उसको परफॉर्म कर रहा है पर सब्जेक्ट 2 भी तो कर रहा है. पर यहाँ पे हम फॉलो किसको करेंगे? हम फॉलो करेंगे सब्जेक्ट 1 को. उसका कारण क्या है? आपके सामने ही कारण है, उसका रीज़न है, बस आपको समझना है कि सब्जेक्ट 1 के साथ साथ सब्जेक्ट 2 वो काम कर रहा है. एज वेल एज का मतलब भी वही है, विद, टुगेदर विद, और इन केस यहाँ पे अगर अलोंग विद भी आ जाता है तो सबका मीनिंग क्या है कि जो भी सब्जेक्ट 1 वर्ब परफॉर्म कर रहा है उसके साथ कौन कर रहा है? सब्जेक्ट 2. एंड जो भी उसको अकम्पनी कर रहा है उस टास्क में, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे. मेन सब्जेक्ट जो था यहाँ पे, जो कि वो टास्क परफॉर्म कर रहा था, वो कौन सा था? सब्जेक्ट 1. तो फॉलो किसको करेंगे? इसी को. फॉलो करने का मतलब क्या होता है? फॉलो करने का मीनिंग है कि अगर सब्जेक्ट 1 जो है वो नेचर में सिंगुलर होगा पहले से ही, आपको नहीं लगाना, ठीक है, तो वर्ब हम कौन सा लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम वर्ब लगाते हैं, क्योंकि वर्ब जो है किसको एग्री करती है? सब्जेक्ट को एग्री करती है. तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी. ठीक है जी. और अगर सब्जेक्ट 1 जो है वो प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी. दिस इज द बेसिक रूल. यहाँ पे फॉलो किसको करना है? सब्जेक्ट 1 को. जब हमारे पास कंजंक्शन था एंड, तो हम वर्ब कौन सी लगा रहे थे? डेफिनेटली वर्ब कौन सी आनी थी? प्लूरल आनी थी. पर यहाँ पे हम किसको फॉलो करते हुए वर्ब लगाएंगे? सब्जेक्ट 1 को. जैसा सब्जेक्ट 1 का नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब अप्लाई करते जाएंगे. ये 4 कंजंक्शन के अलावा और भी कंजंक्शंस हैं जिनमें कि सब्जेक्ट 1 को ही फॉलो करना होता है, क्योंकि उनका मीनिंग जो है ऐसा सा ही है, सिमिलर है, कि सब्जेक्ट 1 के साथ साथ जो भी परफॉर्म कर रहा है उसको हम इग्नोर करते हैं और सब्जेक्ट 1 यहाँ पे मेन सब्जेक्ट होता है, दैट्स वाई हम इसको फॉलो करते हैं. और कंजंक्शंस जो हैं वो कौन से हैं वो भी आप देख लीजिए. लाइक, अनलाइक, यानी कि सब्जेक्ट 1 की तरह सब्जेक्ट 2 कर रहा है और सब्जेक्ट 2 की तरह नहीं कर रहा सब्जेक्ट 2, तो भी एक ही बात है. अगर कंजंक्शन यहाँ पे लिखा आ जाता है एंड नॉट, एंड का एंटोनिम क्या होता है? एंड नॉट, तो भी यही वाला रूल फॉलो होने वाला है. ठीक है जी. अगर लिखा आ जाता है बिसाइड्स और लिखा आ जाता है इन एडिशन टू, बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है कि सब्जेक्ट 1 के अलावा, के अतिरिक्त और कौन कर रहा है? सब्जेक्ट 2 कर रहा है. इन एडिशन टू का ये जो बिसाइड्स है उसका अगर सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग पूछो तो यही होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एडिशन टू. ठीक है जी. तो ये सारे कंजंक्शन में हम कौन से सब्जेक्ट को फॉलो करने वाले हैं? सब्जेक्ट 1 को. तो आपको एरर या आपको ब्लैंक कैसे फिल करना है वो देखिए.
ये कंजंक्शन आपके पास आएंगे, दो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके पास आएंगे, आपको जस्ट फिल क्या करना होगा, वर्ब का ब्लैंक फिल करना होगा। ठीक है जी, तो आप इनका मीनिंग समझते हुए कि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन सा है और जो आपने स्टडी किया है, जो आपने पढ़ा है, उसको याद रखना है, आपकी मर्जी है, उसको रिकॉल करना है, ठीक है, या फिर उसको समझ के करना है कि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट सब्जेक्ट 1 क्यों है, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट 2 ये इसको कॉपी ही कर रहा है, तो जो कॉपी कर रहा है हम उसको इग्नोर करेंगे, जो मेन सब्जेक्ट है उसको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट 1 है। हाँ जी, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम। सब्जेक्ट 1 है हमारे पास राहुल एंड सब्जेक्ट 2 की जगह हम ले रहे हैं उसके फ्रेंड्स। ठीक है जी, राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। ठीक, तो जो हमारा सब्जेक्ट 2 है वो क्या है, हिज फ्रेंड्स, और राहुल क्या है, सब्जेक्ट 1 है हमारे पास। तो हमारे पास जब दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है जी, बीच में हमें कंजंक्शन देखना है। कंजंक्शन अगर तो यहाँ पे एंड होता तो हम कंफर्म हो जाते, श्योर हो जाते कि यहाँ पे वर्ब कौन सी आने वाली है, प्लूरल आने वाली है। अभी कंजंक्शन कौन सा है, एज वेल एज, कि राहुल तो कोई काम कर ही रहा है पर साथ साथ कौन कर रहा है, उसकी तरह कौन कर रहा है, उसके फ्रेंड्स भी कर रहे हैं। तो मेन सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, राहुल, और कौन सी नेचर में है, सिंगुलर नेचर में है। अगर यहाँ पे हमें वर्ब लगाना होगा इज देम आर, सपोज ये वाली ऑप्शंस दी हैं, तो हम कौन सा चूज करेंगे, राहुल के साथ कौन सा आएगा, इज आएगा। अगर हमें ऑप्शंस में ही दे रखा है हैज, हैव, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि राहुल के साथ तो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। यानी कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब की ऑप्शंस दी हैं बी की फॉर्म में तो आप इस चूज करोगे। अगर आपको इसकी ऑप्शंस दी हैं हैव की फॉर्म्स में, यानी कि हैज और हैव दिया है, तो आप हैज को चूज करोगे। एंड अगर आपको पास्ट में दिया हुआ है वॉज वर, तो आप वर को चूज करोगे। सो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस कैसी दी हैं। जो भी ऑप्शंस दी हैं उनमें से जो भी सिंगुलर फॉर्म रहेगा दैट यू विल चूज, बिकॉज वी हैव सब्जेक्ट 1 एज मेन सब्जेक्ट दैट इज सिंगुलर इन नेचर, सो वी विल पुट सिंगुलर वर्ब इन प्लेस ऑफ ब्लैंक। ठीक है जी, सो ये हमारा रूल था। अगर एज वेल एज की जगह इनमें से कोई भी कंजंक्शन आता है तो हम यही फॉलो करने वाले हैं रूल। ठीक है जी, अगर एज वेल एज की जगह इनमें से कुछ भी लिखा होता तो अगेन वी विल पुट सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट 1 है वो क्या है, सिंगुलर नेचर का है। इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं और आप वहां पे समझ जाओगे कि इज एम आर वॉज वर हैज हैव में से हमें कौन सा चूज करना है, राइट। हाँ जी, राहुल एज वेल एज, यहाँ पे आपके पास है ब्लैंक, आगे है ड्राइविंग हिज कार। राहुल है जो अपने दोस्तों के साथ साथ कार ड्राइव कर रहा है। ठीक है जी, ड्राइविंग आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, इज एम आर आती है, प्रेजेंट में और पास्ट में आती है वॉज वर। अगर आपको इज एम आर दिया है तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, इज होगा ब्लैंक में फिल। अगर आपके पास ऑप्शंस दी हुई है वॉज वर, तो वहां पे आप फिर पास्ट में सिंगुलैरिटी को कौन सा चूज करोगे, वॉज चूज करोगे, राइट। तो ये था हमारा रूल नंबर 9, जिसमें हम फॉलो कर रहे थे सब्जेक्ट 1 को, बिकॉज ऑफ द कंजंक्शंस, जो उनका मीनिंग था उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट 2 जो था वो उसको कॉपी कर रहा था सब्जेक्ट 1 को। एंड वी विल इग्नोर द कॉपिंग एक्टिविटी, हम सब्जेक्ट 1 को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 10th में भी देखिए, रूल नंबर 10th में अगेन हमारे पास 2 ही सब्जेक्ट हैं और इन कंजंक्शंस की जगह कंजंक्शंस अलग होंगे। ठीक है जी, ये वाले कंजंक्शंस अगर होंगे तो आपको पता चल ही चुका है कि सब्जेक्ट 1 को फॉलो करेंगे। अगर इनकी जगह कंजंक्शंस ये वाले होंगे आइदर और, नाइदर, नॉर, नाइदर सब्जेक्ट 1 नॉर सब्जेक्ट 2, आइदर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, या फिर नॉट ओनली, मतलब ना केवल सब्जेक्ट 1 वो काम करता है बट ऑल्सो पर सब्जेक्ट 2 भी वही काम करता है या कर रहा है या कर चुका है। जो भी आगे टेंस फॉर्म होगा वो देखेंगे। फिलहाल आपको कंजंक्शन समझाया जा रहा है कि इसका मतलब क्या है। आइदर सब्जेक्ट 1 का मतलब है या सब्जेक्ट 1 वो काम करता है या फिर सब्जेक्ट 2 करता है। ना तो सब्जेक्ट 1 करता है ना ही सब्जेक्ट 2 करता है, ना सिर्फ सब्जेक्ट 1 कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट 2 भी कर रहा है। या फिर लास्ट में आपके सामने क्या है, नो
वन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वन कौन सा है, फिक्स कर दिया हमने वन। तो अगर नो वन को मिला के आपको यहाँ पे नन भी दिया होगा तो एक ही बात है, ठीक है जी। अगर नन भी दिया होगा तो नो का पेयर किससे बनता है, बट से। जैसे नोट ओनली का पेयर किससे बनता है, बट ऑल्सो से। नाइदर का बनता है नॉर से, तो नो का पेयर किससे बनेगा, बट से, ठीक है। तो नो वन लिखा हो जहाँ पे कि वन क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट वन है, तो अगर इन दोनों को मिला दें नन, नन का मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं, तो वो भी अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट ही है। बट के बाद क्या है, सब्जेक्ट टू। तो यहाँ पे हम किसको फॉलो करेंगे, हियर वी हैव टू फॉलो द नियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब के जो नियरेस्ट पड़ता है सब्जेक्ट हम उसको फॉलो करेंगे। वो कौन सा है, वर्ब कहाँ पे लगनी है, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में बात हो रही है, ऑब्वियस है उसके बाद ही वर्ब लगाएंगे हम। तो वर्ब के नियरेस्ट वाला कौन सा है, सब्जेक्ट टू है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। हियर वी हैव टू फॉलो सब्जेक्ट टू। एंड यू नो, फॉलो करने का मतलब क्या होता है, अगर सब्जेक्ट टू जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी नेचर का आएगा, सिंगुलर ही आएगा। एंड इन केस यू हैव सब्जेक्ट टू इन प्लूरल नेचर देन यू विल पुट वर्ब एज इन प्लूरल फॉर्म। आप प्लूरल फॉर्म में वर्ब को लगाओगे, ठीक है जी। जैसा सब्जेक्ट टू होगा, सब्जेक्ट टू का आप देखोगे कि अगर वो सिंगुलर है, प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको उस फॉर्मेट में रखोगे, सिंगुलर, आइदर सिंगुलर और प्लूरल। इसका एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे हम, आइदर आई और माय फ्रेंड्स। तो हमारे पास पहला सब्जेक्ट कौन सा है, आई, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, माय फ्रेंड्स। उसके बाद आपके पास ब्लैंक है, देन है गोइंग फॉर पार्टी। आइदर आई और माई फ्रेंड्स गोइंग फॉर पार्टी, यानी कि ING फॉर्म है तो इज एम आर में से आएगा। इज एम आर में से कौन सा वर्ब लगाएंगे हम, आपके पास यहाँ पे चॉइस है इज एम आर, क्योंकि ING के साथ यही वाली हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। तो माई फ्रेंड्स क्या है, सेकेंड सब्जेक्ट है। सेकेंड सब्जेक्ट अगर है तो वो प्लूरल नेचर में है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो वर्ब कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, आर गोइंग फॉर पार्टी। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आइदर और की जगह इनमें से मैं कोई भी कंजंक्शन लगा दूं, जैसे कि नाइदर नॉर लगा दूं, आइदर की जगह नाइदर, और की जगह नोर, आइदर की जगह नोट ओनली, और की जगह बट ऑल्सो, आइदर आई के जगह अगर मैं नन लगा दूं और की जगह बट और माय फ्रेंड्स वैसे ही रहे, तब भी यही ब्लैंक फिल होगा, यही वाला यहाँ पे आप फिल करोगे, आर ही आएगा, ठीक है जी। आइदर I or my friends are going for party. I am repeating this sentence. Either I or my friends are going for party. हमने किसको फॉलो किया, सब्जेक्ट टू को फॉलो किया। इसका और एग्जाम्पल करते हैं। उसमें आपको ये मैं बताने लगी हूँ कि ठीक है, आपको वर्ब तो पता चल गया कि हम वर्ब कौन सा लगाएंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगाएंगे, पर और भी किस तरीके के एरर आ सकते हैं उसमें। नॉट ओनली माई फैमिली, ना सिर्फ मेरी फैमिली, बट ऑल्सो मी, आगे है ब्लैंक, गोइंग फॉर पार्टी, कि ना सिर्फ मेरी फैमिली पर मैं भी पार्टी के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वन कौन सा है, माय फैमिली, सब्जेक्ट टू कौन सा है, मैं खुद, ठीक है जी। तो दो सब्जेक्ट हैं, दोनों में से कौन से सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। सेकंड जो सब्जेक्ट है वो कौन सी नेचर में है, सिंगुलर नेचर में, यानी कि सिर्फ मेरी बात हो रही है, एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, इज वर्ब आएगी। आपने वर्ब यहाँ पे सही पुट कर दिया है, आपको समझ आ गया है, पर यहाँ पे फिर भी एक एरर है इस सेंटेंस में। वो एरर क्या है, देखिए ये था सब्जेक्ट और ये भी था सब्जेक्ट। जब भी हम सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, अपने आप के बारे में बात करते हैं, तो हम मी नहीं यूज़ करते, हम क्या यूज़ करते हैं, आई। तो यहाँ पे मी की जगह क्या आएगा, आई आएगा। जैसे कि अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इस एग्जाम्पल में देखिए, आई हेट यू, यू हेट मी। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हेट्रेड का टास्क कौन परफॉर्म कर रहा है, आई और यू। ये क्या है, हेट्रेड का टास्क किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, यू पे या फिर मी पे, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप देखिए
सब्जेक्ट में यूज करना था तो हम क्या यूज कर रहे हैं, आई, और अगर ऑब्जेक्ट में यूज करना है तो हम क्या कर रहे हैं, मी। तो यहाँ पे पर ये दोनों किसकी बात हो रही है, दोनों सब्जेक्ट की ही बात हो रही है। तो सब्जेक्ट में कभी भी मी यूज होता ही नहीं है, सब्जेक्ट में क्या यूज होगा, आई। तो दिस वाज द एरर। अगर मान लो पहले से ब्लैंक फिल करा हुआ है, वो करेक्ट है, और आपको ये ब्लैंक में नहीं आ रहा, आपको ये एरर फाइंड करने में आ रहा है, तो इस तरीके का एरर भी आपको आ सकता है कि अगर आप दो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो उसकी जगह आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करने हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं करने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर सपोज यहाँ पे यू लिखा होता, नॉट ओनली माई फैमिली, पर तुम भी, तो यू ऑब्जेक्ट में भी वही होता है, सब्जेक्ट में भी यू ही होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर लिखा होता हम जा रहे हैं, तो अस अगर लिखा होगा तो गलत होगा, उसकी जगह क्या आएगा, वी आएगा, WEV, ठीक है जी। यहाँ पे वी आएगा, अस नहीं आएगा। अगेन अगर थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी है, दे आएगा, देम नहीं आएगा। होप आप इस चीज़ को समझ रहे हो। दे किस में यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट में, एंड देम किस में यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन सब्जेक्ट में नहीं आ सकते, सब्जेक्ट में सिर्फ सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आते हैं। और इन केस अगर आपको इसके बारे में नहीं नॉलेज है तो आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो कि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन कौन से होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, जो सब्जेक्ट में यूज होते हैं वो सब्जेक्टिव केस होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होते हैं। जैसा उनका फंक्शन है, जैसा उनका टास्क है, वैसा ही उनका नाम रखा जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके के हिडन एरर्स भी आ जाते हैं। जो रूल हम पढ़ रहे हैं उसमें हम ये भी देख लें कि जो भी हम सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव केस में ही होने चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू जो था आए, वो सिंगुलर नेचर में था, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया है। So our next rule is also related to two subjects only, कि अगर अगेन हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं पर उसमें चेंजेस क्या आएंगे वो देखते हैं, फिर हम सारे इस रूल्स को रिवाइज भी करेंगे। So next rule we have again we have two subjects, और बीच में अभी भी क्या है, एंड ही है। आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये एंड वाला रूल हम कर चुके हैं, हमें दोबारा नहीं पढ़ना कि दो सब्जेक्ट के बीच में अगर एंड है तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। ये मुझे भी पता है, आप कर चुके हो। पर अगर यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में हम कुछ चेंज कर दें, इस सब्जेक्ट के आगे हम ईच लगा दें। ईच का मतलब क्या होता है, ईच इज सिंगुलर इन नेचर, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, हर एक, ठीक है जी, हर एक। तो एक आ गया जहाँ पे, तो वो कौन सी नेचर में होगा, सिंगुलर नेचर में होगा। सब्जेक्ट टू के आगे भी हम क्या लगा रहे हैं, ईच। अब ये रूल चेंज हो गया, पहले दोनों सब्जेक्ट जो थे वो देखना था कौन सी नेचर में है, जिस भी नेचर में है ये फाइनल था कि वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। पर अब क्या फाइनल हो गया कि चाहे आप ये वाले सब्जेक्ट को फॉलो करो और चाहे आप इसको फॉलो करो, दोनों ही जगह सिंगुलैरिटी ऐड हो गई है। तो यहाँ पे इतना तो क्लियर है कि वर्ब कौन सी आने वाली है, सिंगुलर वर्ब आने वाली है, दैट इज फाइनल। क्यों, क्योंकि हम ईच यूज कर लिया है यहाँ पे हमने। अगर ईच की जगह यहाँ पे एवरी भी यूज किया होता, अगर यहाँ पे ईच की जगह दोनों जगह एवरी भी हो, तो एवरी का मतलब ही क्या होता है, हर एक। अगर एक जगह ईच है और दूसरी जगह एवरी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों ही नेचर में क्या होते हैं, सिंगुलर। तो फिर से वर्ब कौन सी आएगी, यहाँ पे सिंगुलर ही आएगी। अकेला एंड है, दोनों जगह ईच ईच वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, राहुल एंड रिया, तो प्लूरल वर्ब आएगी। बॉय एंड गर्ल, प्लूरल वर्ब आएगी, बॉय एंड गर्ल आर, राहुल एंड रिया आर, ठीक है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के आगे ईच लिखा हुआ है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, इज आएगा, वॉज आएगा, हैज आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, आर, वर, हैव, ये नहीं आएंगी, ठीक है जी। जो भी वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इससे जो नेक्स्ट वाला रूल है उसको करने से पहले हम इनको रूल को रिवाइज करते हैं सारों को, जिनमें हमने दो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर में था लास्ट वाला रूल, वो क्या था कि अगर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू हैं, यानी कि हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं तो वो प्लूरलिटी शो करता है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। एक बंदे के बारे में बात करेंगे, वो सिंगुलर है, एक ही बंदा है तो सिंगुलर वर्ब, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो अंडरस्टूड है, प्लूरल वर्ब आएगी। पर अगर दो सब्जेक्ट हैं उनमें एंड की जगह कंजंक्शंस कौन से करे आज हमने, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद। अगर ये सारे कंजंक्शंस आते हैं
तो लाइक, अनलाइक, एंड, नॉट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, तो हम सब्जेक्ट 1 को फॉलो करेंगे बिकॉज वहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन होगा, सब्जेक्ट 1 होगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम वर्ब लगाएंगे। देन हमने करा आइदर और, नाइदर नॉर, नन बट, है ना, ये वाला सारा, नोट ओनली बट ऑल्सो। उसमें हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट 2 को फॉलो करेंगे क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट 2, वर्ब का जो नियरेस्ट है उसमें, क्योंकि आइदर और का मतलब है 50-50 चांसेस है दोनों के, या तो सब्जेक्ट 1 को प्रेफरेंस देनी है या सब्जेक्ट 2 को देनी है, पर जो नियरेस्ट है ना वर्ब के, देन हम उसी को फॉलो करते हैं। फिर आ जाता है कि अगर दोनों सब्जेक्ट के आगे ईच मेंशन करा है, ईच और एवरी मेंशन करने का मतलब भी क्या है कि जो एग्जामिनर है आपका, वो आपको क्या हिंट दे रहा है कि बोथ ऑफ दीज, ईच और एवरी, दोनों ही सिंगुलर नेचर में है, इनमें से कोई भी अगर आ जाता है तो डेफिनेटली ये सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है। तो इसके बाद जो भी वर्ब लगाओगे आप, वो कौन सी लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। सो नेक्स्ट रूल, जो हमारा नेक्स्ट रूल है, दैट इज अ वेरी सिंपल रूल। सबसे पहले उसको एक स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि अगर वो ग्रामेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाएगा तो डेफिनेटली आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। सो हम सिंपल लैंग्वेज में उसको समझते हैं। मैं बात कर रही हूँ वन क्या है, सिंगुलर होता है नेचर में, और अगर वन के साथ कोई भी नाउन लगाएंगे, सपोज बॉय लिख रहे हैं, तो वो कौन से उसमें होगा, फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में होगा। वो वन बॉय के साथ आगे जो वर्ब भी आएगी वो भी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि वन बॉय के साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगुलर में है। अगर वन की जगह मैं टू लिख दूं, टू मतलब वन से ज्यादा, प्लूरल में हो गया, तो बॉय की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉयज, और यहाँ पे वर्ब कौन सी हो जाएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। इतना हमें पता होता है, इतना हमें अंडरस्टूड है। सिमिलरली अगर बॉय की जगह यहाँ पे किलोमीटर लिखा जाए, 1 किलोमीटर की बात करी जाए, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, SV स्टैंड्स फॉर सिंगुलर वर्ब। और अगर यहाँ पे 2 किलोमीटर्स की बात करी जाए तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। 2 आएगा तो किलोमीटर्स भी आएगा, S लिखा जाएगा, ठीक है, और वर्ब कौन सी आएगी जी, प्लूरल वर्ब आएगी। इतना ये बेसिक हमें पता होता है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, आप वो रिजल्ट देखो कि अगर यहाँ पे 1 से ज़्यादा कोई भी नंबर आता है तो ये वाला नाउन प्लूरल होगा और उसके बाद वर्ब प्लूरल आएगी। पर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है एक एक्सेप्शन में, वो एक्सेप्शन क्या है वो आपको बस ध्यान से सुनना है, वही हमारा नेक्स्ट रूल है, ठीक है जी। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप 2 किलोमीटर्स के बारे में बात कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है उसके बाद आर ही आएगा, उसके बाद इज़ भी आ सकता है, जो कि करेक्ट होगा। कब आएगा इज़, अगर 2 किलोमीटर्स या 2 से ज़्यादा कोई भी लिखाओ, 3 लिखाओ, 5 लिखाओ, कितना भी लिखाओ, यानी कि वो प्लूरल फॉर्म में हो। प्लूरल फॉर्म में जनरली प्लूरल वर्ब आती है, क्योंकि हमारा रूल, हमारा टॉपिक का नाम क्या कहता है कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को एग्री करती है, एंड अगर ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल नेचर में है तो वर्ब तो प्लूरल आनी चाहिए थी। पर आई एम सेइंग दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सेप्शन कि यहाँ पे क्या आ सकती है, सिंगुलर वर्ब। कब आएगी, ये किलोमीटर जो है ये किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, राइट। ये किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है ये, ठीक है जी। तो ये जो नाउन हमने यूज किया वो किस चीज का यूनिट है, अगर वो हम इस सेंटेंस में वर्ड यूज कर लेते हैं तो इसमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कि अगर मैंने बोलना हो कि 2 किलोमीटर जो है वो एक लंबा रास्ता है, डिस्टेंस है टू वॉक ऑन फुट, अगर पैदल चल के जाना हो तो 2 किलोमीटर का रास्ता लंबा लगता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि किलोमीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। अगर डिस्टेंस वर्ड इस सेंटेंस में कहीं भी यूज हो जाता है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है जी। सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको मैं। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, अगर हम बात करते हैं 1 रुपये की, 1 रुपी कि खो गया है 1 रुपया, तो 1 है, रुपी है, तो वर्ब कौन सी आ रही है, सिंगुलर वर्ब आ रही है, 1 रुपी इज लॉस्ट। अगर 2 रुपए खो गए हैं तो 2 के साथ क्या आएगा, रुपीज आएगा, वर्ब कौन सी आएगी, आर आएगी, प्लूरल ही आएगी। आप बोलोगे कि क्या बता रहे हो बार बार, है ना, ये सिंगुलर स्ट्रक्चर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल स्ट्रक्चर है तो प्लूरल वर्ब आएगी। एक्सेप्शन क्या कहती है कि अगर 2 रुपीज़ की भी बात कर रहे हो तो फिर भी इज आ सकता है, सिंगुलर वर्ब आ सकती है। कब, रुपीज़ किस चीज़ का यूनिट है, अमाउंट का,
मनी का, और वी कैन से सम का। सम वर्ड हम मैथमेटिक्स में अमाउंट के लिए यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। अमाउंट और सम, कोई भी वर्ड आ रहा है यहाँ पे, 2 करोड़ रुपीस लिखा हो, 200 लिखा हो, कुछ भी है तो सब कुछ प्लूरल में ही। क्यों? क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, रुपीस आ रहा है, यानी कि प्लूरल में आ रहा है। वर्ब आनी चाहिए थी आर, जो कि हम लगा चुके हैं। इज कब आएगी? ये किसका यूनिट है? रुपीस। किसकी करेंसी है? अमाउंट की। एक अमाउंट की करेंसी होती है। तो अगर यहाँ पे अमाउंट वर्ड लिखा आ गया इस सेंटेंस में, जैसे कि डिस्टेंस था, ठीक है, ये जिसका भी यूनिट हो, अगर वो नाउन, जो हम नाउन यूज़ कर रहे हैं प्लूरल फॉर्म में, ये जिसको भी रेफर कर रहा है, कोई भी मेजरमेंट को, चाहे वो डिस्टेंस मेजरमेंट है, चाहे वो अमाउंट है, वो मेजरमेंट का जो नाम है, अगर वो इसमें यूज़ हो जाता है तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक्सेप्शन क्या कहती है? प्लूरल टर्म के साथ प्लूरल वर्ब लगाने से पहले एक बारी सोच लो ज़रा कि कहीं वो ऐसा रूल तो नहीं है, तो आप रुक जाओ और फिर देखो और देन आप सिंगुलर वर्ब अप्लाई करो। एक एग्जांपल इसका और करते हैं जी। बात कर रहे हैं हम $8 की। किसी चीज़ का मुझे प्राइस पे करना है, तो डॉलर्स की जगह, डॉलर्स किसके बारे में बात हो रही है? प्राइस के बारे में। तो डॉलर्स किसको रेफर कर रहा है? प्राइस को रेफर कर रहा है, ठीक है जी। इसके बाद अगर यहाँ पे सेंटेंस में प्राइस वर्ड यूज़ हो गया तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर यहाँ पे प्राइस वर्ड कहीं पे यूज़ नहीं हुआ, ना प्राइस, ना अमाउंट, ना सम, ना मनी, ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, देन आपको पता है कि डॉलर्स प्लूरल में है, तो फिर तो वर्ब कौन सी आनी चाहिए? आर ही आनी चाहिए, ठीक है। इज कब आएगी? जब यहाँ पे प्राइस लिखा होगा तब ये करेक्ट है। अगर प्राइस वर्ड, अमाउंट, सम नहीं लिखा हुआ तो एज यूजुअल 8 मतलब मोर देन 1, तो यानी कि ये प्लूरल होगा। उसके बाद डॉलर, नाउन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो वर्ब कौन सी आनी चाहिए? प्लूरल ही आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट रूल। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स। मॉडल्स डिस्कस करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताना कि मॉडल्स के बारे में खास क्या है वो आप इसमें सुन लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मॉडल्स जो हैं उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ऑलवेज, किसी भी टाइप का मॉडल हो। और दूसरी चीज़ खास बात क्या है कि मॉडल्स के साथ कभी भी टू नहीं लगता है। आई कैन गो होगा, आई कैन टू गो नहीं होगा। सो दिस आर द 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मॉडल्स, ठीक है, कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। एनी हाउ, चाहे कैन है चाहे कुड है, पास्ट करोगे कैन का कुड हो जाएगा, पर मॉडल्स की शर्त क्या होती है? उनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। एंड मॉडल्स के बाद कभी भी टू नहीं आता। आपके माइंड में अभी शायद आ रहा होगा कि यूज्ड टू और ओट टू भी तो मॉडल्स ही होते हैं, वहाँ पे टू आ रहा है, तो ये यूज्ड टू पूरा का पूरा, जैसे विल हेल्पिंग वर्ब है, विल मॉडल है, उसी तरीके से यूज्ड टू क्या है? पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब है, टू इसी का ही पार्ट है। इन द सिमिलर वे ओट टू में भी जो टू है वो इसी का पार्ट है, अकेला ओट हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओट टू पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब है और यूज्ड टू पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है जी। टू के बिना ये हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट था मॉडल्स के बारे में जो आपको बताना था। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मॉडल्स। और आप मॉडल्स के बारे में जितना भी जान सको अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी से आप ट्राई करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।